हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम एक सीरीज चालू किए हैं, उसमें हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमने पहले चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे दूसरा चैप्टर हमारा क्लास 10th की मैथ का बहुपद से संबंधित है। इस चैप्टर को आज हम संभवतः पूरा कर देंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो की पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इतने बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं पार्टों से ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले बहुपद का नाम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुपद। आज हम बहुपद की पहले डिफिनीशन जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और एक चीज जरूर बोलेंगे कि अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कमेंट्स में जरूर सुझाव दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो बहुपद क्या है, सबसे पहले इस चीज को हम जानेंगे और सारी चीजों को आज ही खत्म करेंगे और इस चैप्टर से जो भी आना है वो सब बता देंगे और उतना हमें कर ही लेना है। बहुपद जैसे अपने नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद, बहु और पद। बहु का मतलब क्या हो जाता है, बहुत से। अब पद का मतलब एक क्रम हो जाता है। ठीक, मतलब बहुपद में एक या एक से अधिक पद होते हैं, वही हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। बहुपद की डिफिनीशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं। पहले हम लिख रहे हैं, डिफिनीशन को पूरा जो है डिफाइन करेंगे। एक ऐसा बीजीय व्यंजक एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणेतर का मतलब होता है धनात्मक। एक ऋणेतर मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, एक ऋणेतर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, उस चीज को जानेंगे कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक क्या बोल रहा है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पहले ये चीज थोड़ा सा जान लें। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे हम 2x + 3, यहाँ पे 2 क्या है, एक अचर है, ये भी क्या है, एक अचर है, और ये क्या है, हमारा एक चर है। तो चर और अचर से जो भी हमारा बन जाता है वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो जिसमें कह चर क्या है, ये जिसमें चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर का मतलब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। ऋणेतर का मतलब ऋण से नहीं होता है, ऋणेतर का मतलब होता है ऋण की नहीं, मतलब कि धनात्मक। उनकी घात क्या हो, एक ऋणेतर पूर्णांक हो अर्थात धन की हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब पूर्णांक शब्द क्यों जोड़ा गया है यहाँ पे, पूर्णांक
पूर्णांक का अर्थ संभवतः सब लोग जानते होंगे। पूर्णांक, इस हम हर एक चीज को लॉजिक से समझेंगे। पूर्णांक, अगर हम इसकी बात करें, पूर्णांक ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, पूर्ण प्लस अंक बराबर क्या होता है, पूर्णांक। पूर्ण माने पूरा पूरा, पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरा पूरा। अंक मीन्स होता है अंक, मतलब पूरी पूरा अंक। जैसे हम कहते 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अगर हम यहाँ पे 1.2 कह दें, ये बताइए पूर्णांक है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। या फिर ऐसे बोल दें, ये पूर्णांक है क्या, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो मतलब हमें पूर्णांक होने के लिए ये संख्याएं अगर हमें दिखती हैं तो वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऋणोत्तर पूर्णांक हमें लेना है। मतलब ये वाले पूर्णांक हमें नहीं लेना है। ये वाले पूर्णांक अगर उनकी घात में कोई भी बीजीय व्यंजक दिया होगा, उसकी घात में ये संख्याएं मिलेंगी तो वो हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। एग्जाम्पल दे देता है, ऑब्जेक्टिव में कह देगा निम्नलिखित में से बहुपद कौन सा है, उनमें 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक ऑप्शन सही होगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 5 कॉमा 3x प्लस 5x 3x क्यूब प्लस 5x कॉमा x की घात 5 प्लस 7x कॉमा y प्लस 3 आदि, ये सब क्या है, हमारे बहुपद हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर एक बार रिलेट करेंगे डिफिनीशन से। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। चर, ये सब क्या है, चर हैं, ये सब क्या है, चर हैं। चर की घात को हमें देखना है, क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। अगर किसी चर में कोई भी घात नहीं लगी है, अगर हमने ऐसा लिखा x लिखा, इसका मतलब एक यहाँ पे घात छिपी हुई है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में 5 लिखा है, अब पूछ ले कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो क्या बताएंगे, 0, क्योंकि हम x की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। 5 को हम, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, क्योंकि हम चीज ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब 5 में हम इसका गुणा, इसकी वैल्यू कितनी, 1 आएगा, तो वही हमारा, ठीक ना। तो अगर कहीं हमारा कोई ऐसे दे दे क्वेश्चन कि 5 लिखा, कोई भी संख्या लिख दे, उसमें चर कोई दिख ही ना रहा हो, और उसमें बोल दे बहुपद की घात कितनी, तो बहुपद की घात हमें 0 बताना है। अगर कोई चर हमें दिया है, जैसे हमें ये दिया है y प्लस का 3, और बोल दे इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो हमें कितनी बताना है, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अभी हम बहुपद की घात की चर्चा करेंगे कि आखिर बहुपद की घात कैसे निकालते, जैसे यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, तो फिर कैसे जानेंगे, ये भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को नोट डाउन कर लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। बहुपद के आगे आता है हमारा बहुपद की घात। अच्छा, अगर थोड़ा सा अब हम ये बात करें, जैसे हम बोल दें अंडर रूट x प्लस का 3, ये बताइए बहुपद है, तो ये बहुपद हमारा नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, यहाँ चर की घात क्या है, चर की घात कह रहा है ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम चर की घात की बात करें तो x की घात कितना, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान घात के रूप में कितना होता है, 1/2 ही होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो घात क्या हुई हमारी, पूर्णांक नहीं है, मतलब 1/2 है, पूरा पूर्णांक नहीं है। 1/2 का मतलब जानते हैं 0.5, तो ये हमारा एक पूर्णांक, इसमें घात नहीं, इसलिए जो है हमारी
ये जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो बहुपद नहीं होगा, उसको देखते हैं। 3x प्लस का 5 अपान x स्क्वायर। अब इसको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे कि है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, बहुपद की घात बिल्कुल सही है कि प्लस की यहाँ भी है यहाँ भी है। देखा इस चीज को 3x की पावर 1 प्लस 5, नीचे की घात जब भी ऊपर ले जाते हैं तो वो संख्या, जब भी नीचे से कोई भी संख्या ऊपर ले जाते हैं घात लगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। मतलब असलियत में देखा जाए तो ये चीज आ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये -2 आया, तो क्या अब ये बहुपद होगा? दिया है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक, यहाँ पे तो चर की घात 1 दिख रही है, ऋणोत्तर मतलब प्लस की दिख रही है। यहाँ पे चर की घात कितनी है? यहाँ पे चर की घात -2 है, जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं, मतलब धनात्मक नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अब इस चीज को आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है, और बहुपद के एग्जाम्पल में को हम देख करके बहुपद को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। आगे हमारा आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात। इस एक लेक्चर में ही हम इस बहुपद को पूरा फिनिश करेंगे, बहुपद की घात। और इतना करने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना बने, और इन्हीं सबसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। बहुपद की घात, अब बहुपद की घात हम जान लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे बोल दो 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7x की पावर 6, बोल देगा निम्नलिखित में से बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात क्या होती है, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा जान लें तो हम बहुपद की घात आराम से जान पाएंगे। दिए गए बहुपद में क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। अब इस चीज को हम समझ लेंगे। दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। दिए गए बहुपद में चर की, जैसे हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये हमारा एक क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर में घात 3 है, यहाँ कितनी है 1, जहां पे कोई नहीं चर की घात दिख रही वहां 1 छिपा होता है, और यहाँ कितनी है 6। तो कह रहा बहुपद की अधिकतम घात, क्या लिखा हुआ है? अधिकतम घात। कोई भी बहुपद दिया है उसमें चर की अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात ही क्या होगी? हमारी बहुपद की घात होगी। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। तो यही बहुपद की हमारी घात हो जाएगी। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसी में हम देख लें, इसी एग्जाम्पल की बात करें, 2x क्यूब प्लस का 5x प्लस का 7x 6, ठीक है। हालांकि इसको लिखा होना चाहिए क्रम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि बच्चों को क्या रहता है, शुरू की घात देखते हैं। हमें हर एक जगह की घात पहले अच्छे से देखना है, कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे बड़ी घात कहाँ पे दी गई है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6, ठीक। और एग्जाम्पल देख लें,
7x³ प्लस 5x प्लस का 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी घात बहुपद की घात, ठीक ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 0, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 0, हमने बताया ना, क्योंकि इसका मान कितना होगा? 1 का गुणा कराओगे वही लिखा हुआ। यहाँ 1 है, यहाँ कितनी? 3 है, तो बहुपद की घात कितनी? 3। एक और देख ले, x प्लस का 5 बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात कितनी है? ऐसे लिखना होता है, बहुपद की घात, बहुपद की घात। यहां बहुपद की घात कितनी दी गई है? 1, क्योंकि सबसे अधिक घात यहां पे कितनी छिपी? 1। या पूछ ले, एक और एक देख ले, जैसे हम कह दें 5 ही लिखा हुआ है, बहुपद की घात बताएं तो कितनी होगी? बहुपद की घात 0, क्योंकि यहाँ x की पावर कितना लिख सकते हैं हम? 0 लिख सकते हैं, ठीक। ये क्लियर हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहा पॉइंट हमारा कि बहुपद की घात एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक। अब आगे हमारा आता है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम इस बिंदु की और इस बिंदु की चर्चा हो गई, अब आते हैं हम द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद, अब आखिर द्विघात बहुपद क्या है, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। ज्यादा जो है हम डीप में नहीं जा रहे, नहीं तो अगर हम बहुपद के प्रकार बताते तो ऑटोमेटिक आ जाता बहुपद की द्विघात बहुपद क्या है, तो उसमें काफी टाइम लगता। ये है कि जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है, उस हिसाब से हमें तैयारी करना है कि हमारे जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। तो अब डालेंगे हेडिंग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या है, ये भी अपने नाम से स्पष्ट है। द्वि मीन्स क्या होता है? 2, और घात मीन्स क्या होता है? घात मतलब चर की घात, जो चर में लगी होती है पावर, उसी को हम घात बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ? एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? द्वि, मतलब अधिकतम घात कितनी? 2 हो, वही क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद, ठीक। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एक बार और देखेंगे, द्विघात, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और घात मीन्स घात ही। अब बहुपद बता ही दिए, एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात हमें अगर 2 दिख रही है तो उसको हम बड़ी ही आसानी से बता पाएंगे कि वो क्या है? एक द्विघात बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये क्या है हमारा? द्विघात बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यही लिखा हुआ है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और देख लीजिए, 2x की पावर 2 प्लस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 3, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक।
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। मतलब हमें कहीं भी दिख जाए अधिकतम घात अगर हमारी 2 है, एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी दिख जाए हमारी 2, तो वही क्या होता है द्विघात बहुपद। अब यहाँ से क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम मूल कितने होते हैं। किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम मूल कितने होते हैं। हम एक ये चीज बता दें आपको, यहाँ तो द्विघात बहुपद जैसे पूछा तो हम बता देंगे कि 2 होती है, लेकिन हम सबके लिए बता दे रहे हैं जो नाम से बोल दिया जाए, जिस घात के नाम से बोल दिया जाए उसके शून्यक भी या उसके मूल भी उतने ही होते हैं। जैसे यहाँ पे बोलेगा द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने 2, या अधिकतम मूल भी उनको ही बोल देते हैं। कुल मिला के हल करने पर इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ये होता है मूल। तो चाहे जिस नाम से बोल दे, त्रिघात बोल देता, जैसे त्रिघात तो अभी नहीं है लेकिन त्रिघातक जैसे बोल रहा, तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम मूल कितने होते हैं 3। तो यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है, नोट लगाना है, नोट में लिख लेना है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक, शून्य की जगह पे कहीं कहीं लिख देता है मूल, अधिकतम शून्यक मूल या मान भी बोल देता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक मूल या मान, द्विघात बहुपद अधिकतम शून्य कितने होते 2 होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन में कैसे देगा, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक जैसे ऑप्शन में दे देगा 1 होते हैं, 2 होते हैं। पहले ऑप्शन में 1 दे दिया, दूसरे में 2 दे दिया, तीसरे में 3 दे दिया, चौथे में 4 दे दिया, चौथे में 4 दे दिया। ठीक है, तो हमें अधिकतम से जो है घबरा नहीं जाना है कि हम अधिकतम में अधिक सोचने लगें। हमें मात्र देखना द्विघात की बात आई है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, मात्र 2 हो सकते हैं। त्रिघात की बात आए तो कितने 3, तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब आगे है हमारा दिए गए ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना। जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। अब एक द्विघात बहुपद की यहां क्या कर दिया, अधिक से अधिक शून्य होते हैं, कितने होते हैं, तो हमें बताना है 2 ही हमें बताना है। हमें जो है उसकी भाषा से नहीं परेशान हो जाना है, वो कैसे घुमा रहा है, मात्र हमें द्विघात देखना है। द्विघात के अधिकतम शून्यक या अधिकतम मूल या अधिकतम मान कितने होते हैं 2 होते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में आगे हमारा एक पॉइंट है, दिए गए ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना। अब जैसे कोई ग्राफ दे देता है, वहां से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ठीक, कहीं इससे पूछ लिया, कहीं उस ग्राफ से पूछ लिया, तो उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। दिए गए ग्राफ से शून्य ज्ञात करना, तो हेडिंग बना लेंगे सब बच्चे, दिए गए ग्राफ से दिए गए ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना। दिए गए ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना। और ये हमारा सेशन जो चल रहा है, इस सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद ही हम
क्या कर देंगे, मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे। अभी हम चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे सिलेबस में है, उन सब चीज़ों को हम अभी करवा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे। अब दिए गए ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना। अब जैसे कोई भी हमारा ग्राफ दे देता है, उसमें शून्यक की बात पूछ लेता है, तो बेहद ही सिंपल है। इस चीज को हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, मात्र जो है ऑब्जेक्टिव में आता है उसके लिए हमें देख लेना है कैसे करना है। जैसे किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) दिया है। एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इस चीज को समझा देंगे और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। इस किसी बहुपद f(x) के लिए, किसी बहुपद f(x) के लिए, किसी बहुपद f(x) के लिए y इक्वल टू कितना दिया है, f(x), y इक्वल टू कितना, f(x) का ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। एग्जाम में आएगा तो चित्र हमारा बना रहेगा, जैसे इसमें चित्र दिया है, ये हमारा ग्राफ है। हालांकि अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर चर्चा करें ग्राफ के बारे में, तो एक लेक्चर पूरा ग्राफ में ही हो जाएगा। लेकिन हमें यह कि जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आना है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। जैसे इधर का एक्स अक्ष होता है, इधर उसी का अपोजिट एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष है, इसी का अपोजिट ये क्या है, वाई डैश। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक भी हमें जान लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक, इसमें ग्राफ हमारा कुछ ऐसे दिया है जी। अब हमें इस ग्राफ को देख करके बताना है कि f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, कि f(x) के शून्यक हमारे कितने दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, f(x) के शून्यकों की संख्या, हमें f(x) की शून्यकों की संख्या बताना है। ये हमारी है, हमारी कौन सी रेखा होती है, x अक्ष। इसी को क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज, या फिर इसी का दूसरा नाम है भुज। ऐसे भी पूछ लेता क्वेश्चन कि x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या कोटि, y अक्ष को कोटि। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जहां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो हमें बताना है फिलहाल f(x) के शून्यकों की संख्या। तो क्या होगी f(x) की, f वाली जो x वाली हमारी रेखा है, उसको देख लो, ये जो ग्राफ बना हुआ है कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 3। हमें जो ये x वाली क्षैतिज रेखा को कितनी जगह पे काट रही है, ये 3 जगह, 1 2 3। ये इसको नहीं करना है, ये तो हमारा क्या है, मूल बिंदु होता है। इस 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर जितनी बार जो ग्राफ में काटे, वही हमारे, जैसे यहाँ से एक बार और मुड़ जाता तो यही क्या हो जाती, 3 1 4 हो जाती। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 4 हो जाती। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था, ये इतने में, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी थी, 3। ठीक, नोट डाउन कर लिए होंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आगे हमारा पॉइंट है शून्य।
आगे हमारा पॉइंट है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल में संबंध। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना कमेंट्स में रुझान जरूर हमें दें। आगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल में संबंध है। आगे हमारा शून्यकों का योगफल है तथा गुणनफल में संबंध। अब शून्य पहले, इसके पहले है शून्य ज्ञात करना। आखिर शून्यक हम कैसे निकालते हैं? शून्यक ज्ञात करना। सबसे एक चीज और देख लेते हैं, अगर लेक्चर हमारा बड़ा हो तो ना होगा तो हम एक लेक्चर और इसका बना देंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो दूसरा चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस चीज को अभी और देख लेते हैं, इन दो चीजों को हम कल देख लेंगे। शून्यक ज्ञात करना, और ये जो सीरीज चल रही है संभवतः हमारी 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम फिर मॉडल पेपर शुरू करेंगे। शून्यक ज्ञात करना, हेडिंग बना लेंगे शून्यक ज्ञात करना, ज्ञात करना। यहां से बच्चों को काफी दिक्कतें भी होती हैं और इस दिक्कत को आज हमें खत्म करना है। दिक्कत किसी को ना होना चाहिए, शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। और बहुत ही सिंपल कुछ अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे हमें शून्यक निकालना होता है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² + 7x + 10 के शून्यक हमें ज्ञात करना है, के शून्यक ज्ञात करो। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, बस इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे शून्यक ज्ञात करने में। तो हम इस चीज को पहले देखते हैं। x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पे देखना है कितना लिखा हुआ है 10, यहाँ पे कितना छिपा है 1, ठीक है ना। तो 10 से करना कितना हुआ 10। बहुत सब बच्चों को यही बताया जाता है कि गुणा करने पे कितना मिले 10 मिल जाए, 10 से करना 10 मिले, जोड़ने पे या घटाने पे कितना मिले हमारा 7x मिले। तो बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, उनको सोचने में बहुत दिक्कत होती है, आखिर वो सोच नहीं पाते कि किस संख्या की। ये तो मान लो सिंपल है, 5 2 7, 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो सोच नहीं पाते। तो क्या करना होता है, हमें कर लेना है जो भी यहाँ पे संख्या दी है, जैसे 10 से करना 10 के क्या कर लो गुणनखंड, ठीक। 2 पंचे 10, 5 करना 5, जो भी हमारे गुणनखंड में आ जाते हैं हमें कौन सा गुणनखंड कर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसके बाद हमें अब हमें और संख्याओं को नहीं सोचना होता है, इन्हीं संख्याओं में से हमें बनाना होता है कि क्या कर दें कि यहाँ 7x मिल जाए। तो भैया हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 2 7 होता है, ठीक है ना। और दोनों प्लस के करेंगे, क्योंकि सभी जगह अगर प्लस है तो सब में क्या करना है, हमें प्लस ही करना होता है। अगर सभी जगह प्लस है तो हमें प्लस ही करना, ये भी बात क्लियर रही। तो x² प्लस, इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, ये दो भाग हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। 5 2 7, तो चाहे 5x प्लस का 2x, हल डाल देंगे। हल डालने में पहले एक बार इसको दोबारा x² प्लस का 7x प्लस का 10। अब आगे हल करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का कितना 10। देखो वही चीज लिखा हुआ है, 5 2 7, अब 5 दूनी 10, ठीक है ना। 10 से करना 10 होता है, तो 5 दूनी 10 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, 5 2 7। यहाँ से हमने जान लिया कि क्या क्या आएंगे। इस चीज को अगर तुम कर लोगे तो फिर ये ज्यादा इजी हो जाता है। वैसे सोचने में इसमें तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सोचने में दिक्कत होती है। अब
बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि वो सोचते हैं कि क्या हम 2x को पहले नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, 2x को चाहे पहले लिख दो चाहे 5x को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब क्या करना होता है, दो दो की यहाँ पे पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं। ये बन गए, दो इधर से दो इधर से। अब इन दो पेयर में से क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में हमें x दिख रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो चीज हमें, जैसे ये दोनों हमारे पेयर बने हैं, इन दोनों से क्या कॉमन हो रही, मतलब कि जो दोनों में छिपी हो, जो दोनों में दिख रही हो, तो क्या दिख रहा है हमें दोनों में x, तो x हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ एक x हमारा बचेगा और यहाँ पे खाली 5 बचेगा। अब बोल दो सर x स्क्वायर नहीं कॉमन नहीं कर सकते हैं कॉमन, हमें छोटा सा छोटा पद कॉमन करना होता है जो हमें सब में दिखे। भाई इसमें भी है x, इसमें भी है x, उस चीज को हम निकाल सकते हैं दोनों से। यहाँ पे जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह लगाना है, इस चीज को भी बहुत ध्यान देना होता है, जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाओ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 पंचे 10 होता है, बिल्कुल 2 कॉमन कर लो, तो x प्लस 2 पंचे 10, x प्लस 5 ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों में मिल रहे हैं। यहां भी x प्लस 5 है, यहां भी x प्लस, दोनों में से एक लिख लिया गया। ठीक, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं, तिरूर ये सब हमें नहीं करना है वहां पे। और फिर क्या बचा, ये x प्लस 2 ये हमारा बचा हुआ है, तो इसको ज्यों का त्यों के लिख लिया। ये तो हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या बोला है, शून्य ज्ञात करो। तो जैसे शून्य ज्ञात करने के तो शून्य क्या हो जाएंगे, शून्यकों के लिए लिखना है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हमें क्या करना है, x प्लस का 5 और x प्लस का 2 बराबर 0 कर देना। मतलब ऐसे ना करके हम ये भी कर सकते हैं, शून्यकों के लिए x प्लस एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0। ठीक, तो एक इसके बराबर 0 जैसे करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये 5 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का है तो माइनस, तो x की वैल्यू 1 आ गई -5। इसके बराबर 0 कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, तो यही अतः अभीष्ट शून्य को, अतः अभीष्ट शून्य को अगर इस तरह से लगाते हैं तो एक भी नंबर नहीं कर सकते। अतः अभीष्ट शून्य को x इज इक्वल टू -2, -5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,